वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10। हम अपना पिछले लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पता ही चला कि हम क्वांटिटीज़ को जब रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ को जो एक दूसरे के साथ लिंक हैं उनको डिवाइड करते हैं तो हर मर्तबा एक ही नंबर आता है। मैं पहले चाहता हूँ इसको हम देख लें और फिर बाद में इन्वर्स को देखेंगे कि इन्वर्स में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अहम बात ये पता चली हमें कि इनकी क्वांटिटीज़ को, जैसे टी और शुगर है, अगर हम टी को शुगर पे डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आएगी, और चाहे हम शुगर को टी पे डिवाइड कर दें तो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा। यकीनन ये दोनों कांस्टेंट मुख्तलिफ होंगे लेकिन रहेंगे कांस्टेंट। कोई भी शुगर की वैल्यू लें इस केस में हम और उसको टी की वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे तो हमेशा एक ही आंसर आएगा। सेम वे यहाँ पर अगर हम कोई भी टी की वैल्यू को शुगर की वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ये बात समझने वाली है यहाँ पे कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही हो तो उसमें जो दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है। जब उनको डिवाइड करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमारे पास 3 केसेस मौजूद हैं। यहाँ पर डिवाइड करने से तो लगता नहीं कि सेम आंसर आएगा। 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे या 3 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर नहीं आएगा। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आता है। ठीक है, देखें यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24। इस तरह से 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24। तो जब इन्वर्स की बात की जाती है तो इन्वर्स में क्या होता है कि जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर रेशो कांस्टेंट होती है। डायरेक्ट में रेशो हमेशा, कोई भी रेशो ले लें आप, वो कांस्टेंट रहेगी, जबकि इन्वर्स वाले केस के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मैं इस बात को यूँ लिख सकता हूँ कि वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाई डेज, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये, जब भी हम वर्कर की कोई क्वांटिटी लें और उससे रिलेटेड डेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक ही आंसर आएगा एक प्रॉब्लम के अंदर। ये बेसिक बैकग्राउंड है उस चीज़ का कि जिसको कि अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है और यहाँ पर इनकी रेशो कांस्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वांटिटी है कोई x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x और y दो क्वांटिटीज़ हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ वैल्यू नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम हमें। हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अब चाहे x अपॉन y लें या y अपॉन x लें, हमने कोई एक लेना है, मैंने x अपॉन y ले लिया, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को सिंपल ज़बान में k भी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ है। नॉर्मली प्रोपोर्शनलिटी के केस में कांस्टेंट को k से डिनोट किया जाता है।
स्मॉल के आपकी किताब के हिसाब से। सो x अपॉन वाई किसके बराबर हो गया? के x किसके बराबर हो गया? के वाई। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इस वक्त। जब कभी भी दो क्वांटिटीज़ की जो इक्वालिटी हो, एक कांस्टेंट के साथ रिलेटेड हो, और अगर उस कांस्टेंट को हटाएं वहाँ से, तो ये बन जाता है x इज़ प्रोपोर्शनल टू y। ये निशानी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, कि x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो निशान है यहाँ पे, ये निशान आप इसको समझ लीजिएगा ज़रा सा। ये निशान इस तरह का जो होता है, ये निशान है इन्फिनिटी का, जिसको मैथ्स में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये निशान जो है, ये निशान इस तरह का निशान है। ये इन्फिनिटी से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इन्फिनिटी के दोनों होल्स क्लोज होते हैं, इसका एक लूप हाफ रहता है। ये जो साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी पूरा लिखा हुआ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ अगर हमें पता हो कि कोई दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे x इज़ प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेट्स सी नाउ, अगर इन्वर्स का केस हो तो फिर हम क्या करते हैं? अगर मैं कहूँ a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a और b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने देखा जब दो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? k से। a मल्टीप्लाइड बाई b k के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये b ये नीचे आ जाएगा इसके। सो a इज़ इक्वल टू k अपॉन b। थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको लिखूँ तो a विल बी इक्वल टू k टाइम्स 1 अपॉन b। मैंने कांस्टेंट को अलग करना था। अब क्या होगा? इस कांस्टेंट को और इक्वालिटी को जब भी हम रिमूव करेंगे, कांस्टेंट और इक्वालिटी जब भी हटेगा, तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोपोर्शनैलिटी साइन। सो a इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन b। ये 1 अपॉन बी क्यों है? ये 1 अपॉन बी आ रहा है इसकी वजह से, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम इक्वालिटी और के ये चीज़ को रिमूव करते हैं तो दैट गिव्स यू प्रोपोर्शनैलिटी साइन, या जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम इक्वालिटी साइन लगाएंगे और साथ में के लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन इज इक्वल, और के साइन को हटाएंगे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन मिलेगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें इज इक्वल और कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। ये रिलेशन है। तो फ़र्क क्या है? जब इन्वर्सली रिलेशन होता है तो एक क्वांटिटी रेसिप्रोकल में आती है। जैसे कि ए और बी इन्वर्सली रिलेटेड हैं, तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी। इस बात को हम यूँ भी लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी मच वैलिड, कि बी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। सेम वे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, तो उस सूरत में हमने अभी देखा कि A इज़ प्रोपोर्शनल टू B होगा, एंड सेम वे B इज़ प्रोपोर्शनल टू A, ये भी लिखा जा सकता है। ये दोनों बातें ट्रू हैं फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हटाएंगे तो उसके साथ k n इज इक्वल टू लगाया जाएगा। k कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि हम उस प्रॉब्लम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शनल वेरिएशन वाली।
इसे प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, वेरिएशन भी कह सकते हैं, वेरीज डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, ये सब वर्ड्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं एक दूसरे की जगह। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी प्रॉब्लम बनाता हूँ आपके कि सपोज x वेरीज डायरेक्टली एज y। x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं, x जैसे वेरी करता है वैसे y भी बिहेव करता है, x बढ़ता है y भी बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ इफ x is equal to 10, then y is equal to 12। अगर x 10 हो तो y 12 होता है। अब आपसे कहा जाए फाइंड x when y is 36। x मालूम कीजिए जब y 36 होगा। x और y के दरमियान रिलेशन क्या है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अब इनमें कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, एक सेट ऑफ वैल्यू दे दिया गया कि x 10 हो तो y 12 होता है। x क्या होगा जबकि y 36 होगा। कैलकुलेशन को मैंने बिल्कुल आसान रखने की कोशिश की क्योंकि मेरा मकसद इस वक्त आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मैं सिर्फ इसका मैकेनिज़्म बताना चाह रहा हूँ कि दो क्वांटिटीज़ अगर डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो याद रखें x वेरीज, ये चीज़, इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो होगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम अभी देख चुके हैं, इसे इस तरह लिखा जाएगा x इज़ प्रोपोर्शनल टू y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों के दोनों न्यूमरेटर में ही रहेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक को हम रेसिप्रोकल बना देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे ही हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, इज इक्वल एंड कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। y यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो x अपॉन y इज इक्वल टू k। क्योंकि जब तक k की वैल्यू हमें मालूम नहीं होगी हम x और y को हैंडल नहीं कर सकते। अब देखिए x और y की एक वैल्यूज़ आपको, एक पूरा सेट आपको गिवन है कि अगर x 10 हो तो y 12, ये एक सेट है, इनकी आपस में करस्पॉन्डेंस है। तो हम इन वैल्यूज़ को इसमें इंसर्ट करेंगे, इस तरह हमें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। x 10 होता है तो y 12 होता है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सो k की वैल्यू आती है 5/6। नाउ वी नो दैट x जो है दैट्स इक्वल टू ky। आपको मालूम करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको गिवन है 36, लेकिन आपने k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को, k की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को यहाँ लेकर आएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे, x इज इक्वल टू k है 5/6 टाइम्स y दैट इज़ 36। x होगा 6 6 36 and 6 5 30। This is an example of directly varies or directly proportional or direct related x and y। इसी सिचुएशन को हम बिल्कुल अपोजिट कर सकते हैं। अगर इसमें से एक वर्ड में चेंज कर दूं तो ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली का वर्ड हटा के अगर मैं यहाँ इन्वर्सली लिख दूं तो देखिए सवाल का क्या हशर होगा, हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस वर्ड सो दैट हम देख सकें कि एक वर्ड से क्या इम्पैक्ट आता है। ये वर्ड इन्वर्सली कर दिया मैंने, x वेरीज इन्वर्सली एज y। अब क्या होगा, वैल्यूज़ भी सेम रखी हैं, आई डोंट नो वैल्यूज़ से क्या बनेगा, जो भी बनेगा आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम कैलकुलेशंस करना नहीं सीख रहे हैं, इस वक्त हमारा काम
वेरिएशन को समझना है। लुक एट हियर नाउ। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, इसका मैं बता चुका हूँ। एक जो वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगा, साइन प्रोपोर्शनलिटी का आएगा। इन्वर्सली के लिए एक वेरिएबल को हमें रेसिप्रोकल बनाना होता है। किसी को भी बना सकते हैं। एक्स को मैंने इधर रखा है तो वाई को मैंने रेसिप्रोकल बना दिया। आप अगर बिल्कुल उल्टा करके काम करेंगे तो भी बिल्कुल वैसे ही होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको y इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/x लिख दूंगा तो ये भी वही बात है। x इज इक्वल टू k टाइम्स 1/y। प्रोपोर्शनली साइन जैसे ही हटाएंगे तो उसकी जगह इज इक्वल और k आ जाता है। हमें वैल्यू चाहिए k की। ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। ये हम देख चुके थे पहले भी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जब क्वांटिटीज़ को की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होती है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू के। नाउ सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि के की वैल्यू निकालनी। एक्स और वाई की एक वैल्यू हमें मालूम है, एक सेट हमें मालूम है 10 and 12। सो एक्स वाई क्या होगा, 10 टाइम्स 12 इज इक्वल टू के। सो के विल बी इक्वल टू 120। अब हमें इसकी मदद से वैल्यू निकालनी है x की। y की वैल्यू जब 36 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी। लिख इट हियर नाउ। कहाँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू के। x की वैल्यू हमें मालूम करनी है और y की वैल्यू हमारे पास है 36 और k की वैल्यू है 120। सो x बराबर होगा 120/36। x बराबर होगा, नाउ हाउ इज़ दैट, हाउ मच वी कैन सिंप्लीफाई। 12 से तो मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैं काट सकता हूँ। 12 10s एंड 12 3s, तो ये 10/3 आ रहा है। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। इसको मैं फ्रैक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10/3, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो x की वैल्यू 10/3 आती है, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो x की वैल्यू 30 आई थी। दिस इज़ हाउ इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन को हम हैंडल करते हैं। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि जब इनको हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ रिलेट करते हैं तो एक वेरिएबल का रेसिप्रोकल लेते हैं, जबकि डायरेक्ट के अंदर हम डायरेक्ट वेरिएबल्स को रिलेट कर देते हैं विद द प्रोपोर्शनलिटी साइन। दिस इज़ वेरी सिंपल। हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर भी इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ओके, सो वी विल मीट सून इंशाल्लाह विद द न्यू टॉपिक। वो हो गया हमारी एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम ये ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।